हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। यस, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। बेटा, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ मैं फिर उपस्थित हूं हमारी पाठ्य पुस्तक आज कृतिका का पहला चैप्टर माता के आंचल में। यस, माँ क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये तो अनंत है। उसकी परिभाषा ना किसी ने कभी पूरी कर पाई है, ना किसी को उसकी परिभाषा का ज्ञान है, परंतु हाँ, क्योंकि हमें इतना अवश्य पता है कि माँ तो माँ होती है जिसका स्थान स्वयं प्रभु भी नहीं ले सकते हैं। आज कृतिका के पहले चैप्टर अर्थात फर्स्ट हमारा चैप्टर है माता का आंचल, लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और हर एक बच्चे के साथ यही होता है। कुछ भी हो रहा हो, कितना ही दुख दर्द कष्ट कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, दुख के समय हमें माँ ही याद आती है। और एक बात बोलूं मैं आपसे, कभी जब आप भी याद कीजिएगा अपनी बचपन की बातें, कभी आपको मम्मी ने डांटा होगा, अभी भी डांटती होंगी, और कभी मम्मी ने मारा होगा, पिटाई भी लगाई होगी, कभी कभी कान भी खींचे होंगे। तो मम्मी के मारने पर भी बच्चा कैसे रोता है? मम्मी, पिटाई भी मम्मी लगाएंगी, चिल्लाएंगे भी मम्मी के लिए। ये होती है माँ। तो आज हम उसी माँ के आंचल की, माता के आंचल की छांव के तले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सार को समझेंगे और साथ ही साथ ममत्व, ममता, वात्सल्य, इन सब से भी भली भांति परिचित होंगे। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार में अपनी मम्मी की सहायता भी करते होंगे। करते हैं? 10th में आ गए बेटा। छोटी छोटी काम, छोटे मोटे काम, जैसे कभी पानी भर कर दे दिया, या हमारे घर में मेहमान आए तो उनको दे दिया, या फिर कुछ घर में जो हमारे नहीं कुर्सी टेबल सोफे वगैरह रहते हैं उनके कवर सही कर दिए। इतनी छोटी छोटी सहायता से ही माँ बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लेखक परिचय की तरफ चलते हैं। और एक बात बता दूं, इस पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन का और अपनी जो यादें हैं उनका जिक्र हमारे साथ किया है। उनके बचपन की यादों को हम सबके साथ साझा किया है कि किस तरह से वे बचपन में अपने पिताजी के बहुत अधिक पास थे, बहुत करीब थे। पिताजी उनको बहुत लाड़ दुलार करते थे, हमेशा अपने पिताजी के साथ ही रहा करते थे। पिताजी जब पूजा करने बैठते थे तो साथ में ये भी बैठ जाते थे। और पिताजी इनसे क्या कहते थे? भोलानाथ। भोले भाले बच्चे, तो इनको पिताजी हमेशा भोलानाथ कहकर बुलाते थे। इनका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, और जब लेखन कार्य में आए तब इनका नाम हुआ शिव पूजन सहाय। याद रखिएगा, पिताजी इनको क्या कहकर पुकारते थे लेखक को? भोलानाथ। वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। लेखन कार्य में क्या नाम हुआ इनका? शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम जीवन परिचय पर चलते हैं और जानते हैं कि लेखक ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, लेखक की रचनाएं क्या थी। ठीक है, शिव पूजन सहाय, जन्म अगस्त सन 1893, गांव उनवास, शाहाबाद, बिहार, मृत्यु 21 जनवरी सन 1963, पटना। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे ये। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अब जानेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। प्रारंभिक शिक्षा आरा, बिहार में हुई। फिर 1921 से कलकत्ता में पत्रकारिता आरंभ की। 1924 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद के साथ माधुरी का संपादन किया। सन 1926 से 1933 तक काशी में प्रवास और पत्रकारिता तथा लेखन किया।
सन 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन कार्य किया। फिर सन 1939 से 1949 मतलब 10 वर्षों तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के निदेशक रहे। सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि भी प्राप्त की। सोचिए, अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने कितना कुछ योगदान दिया हिंदी साहित्य को। तो ऐसे लेखक के जीवन परिचय और ऐसे लेखक के जीवन काल जिन्होंने अपना बचपन हमारे साथ साझा किया है, आज हम उनके बचपन में जाएंगे और साथ ही साथ उनकी जो अटखेलियां रहती हैं मित्रों के साथ, मित्र मंडली में जो उनकी बातें होती थीं और किस तरह से उनके पिताजी उनको लाड़ दुलार किया करते थे, किस तरह से माँ उनको खिलाने के लिए एक एक निवाला खिलाने के लिए उनके पीछे पीछे भागा करती थी। कृष्ण और यशोदा का दृश्य याद आया। सीरियल्स देखे होंगे, देखे हैं ना, जब वो कुछ खिलाती थी या माखन चुरा कर कृष्ण कैसे भागते थे। और जब माँ कहती थी, माँ यशोदा कहती थी कि क्या खाया नंद लाला, मुंह खोलो, तो वो क्या कहते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, इस तरह से वो कहते थे, मैं नहीं माखन खायो। मतलब एक पंक्ति में उन्होंने हाँ भी किया है और ना, मतलब मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, ठीक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए हम समझते हैं कि एक पंक्ति में जो मनमोहन थे जो छलिया थे, किस तरह से अपनी माँ को भी चक्कर में डाल देते थे और उनकी बातों से माँ यशोदा भी गदगद हो जाती थी और सब भूल जाती थी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पुनः माँ और बच्चे के एक सुंदर से चित्र को, जिसमें माँ अपनी संपूर्ण ममता बरसाती हुई अपने पुत्र के ऊपर। संतान और माँ, पुत्र या पुत्री जो भी, बच्चों का माँ के साथ एक ऐसा संबंध रहता है जो हृदय से रहता है, क्योंकि बच्चे माता की आंखों का तारा होते हैं। आपने सुना होगा कि माँ की आंखों का तारा या आंखों का तारा होना, अर्थात हर बच्चे अपनी माता पिता की आंखों का तारा होते हैं, जिगर का टुकड़ा होते हैं। माँ की जो जिगर अर्थात हृदय का टुकड़ा होते हैं बच्चे। तो बेटा फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि उन्हें अर्थात माँ को आपकी धन दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखना मेरे बच्चों कि हमेशा अपनी माँ को खुश रखना, चाहे आप उनके निकट रहें, चाहे आपके कार्य हेतु आप देश में रहें विदेश में रहें, लेकिन उनसे हमेशा जुड़े रहना, उन्हें कभी भी दुख ना देना। सबसे बड़ी उनको जो खुशी मिलती है वो आपके सुख से मिलती है, आपके चैन से मिलती है, आपकी सफलता से मिलती है। तो हमारा इतना ही फर्ज है, हमारा इतना ही कर्तव्य है कि हम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। इतना याद रखिएगा, कभी भी अपने माता पिता को दुखी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यदि माता पिता दुखी होंगे तो ऊपर वाला हमसे कहाँ से खुश रहेगा, बताइए, नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पर ममता का वात्सल्य कितना सुख, कहते हैं ना कि जो भी कुछ कितना भी संकट क्यों ना हो, यदि बच्चा माँ की गोद में है तो उसको बिल्कुल भी ये नहीं महसूस होता कि मैं असुरक्षित हूं या मुझ पर कोई संकट है। माँ सारे संकटों को अपने ऊपर ले आती है या अपने आप झेल लेती है, ढाल बनकर बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन मजाल है कि माँ के सामने उसके बच्चे को कोई कुछ कह सके, और ना केवल ये मनुष्यों में होता है बल्कि आप हर एक जीव जंतुओं में देख सकते हैं, चाहे वो गाय और बछड़ा हो, है ना, या हाथी और बच्चे हों, या चिड़िया का छोटा सा चूजा हो, मुर्गी के बच्चे हों, जो भी कुछ होते हैं हर एक माँ का लाड़ दुलार आप देख सकते हैं। माँ का रूप अनंत होता है, माँ की परिभाषा अनंत होती है, उसे शब्दों में बांधा जाना असंभव सा होता है। इसलिए माँ असीमित अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसके लाड़ की उसके दुलार की यही इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से अपनी बातों को। यहां पर बहुत सारे ऐसे बातें आने वाली हैं, लेखक ने बड़े रोचक अंदाज में लिखा है, तो बीच बीच में मैं आपसे आपके अनुभवों को भी जानूंगी। ठीक है, आइए चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक चित्र और देख सकते हैं आप, यहां पर लिखा है लेखक बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे। यहां पर लेखक शिव पूजन सहाय, भोलानाथ या तारकेश्वर नाथ, पिताजी उनको हमेशा भोलानाथ कहकर बुलाते थे। कृतिका का पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, उसका पेज पलटिए, फ्रंट पेज सेकंड पेज पर ये चित्र होगा, अच्छे से देखिएगा। ओके, तो लेखक बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे। ठीक है, अपनी माताजी के साथ उनका दूध पीने तक का ही नाता था। जब पिताजी नहा धोकर पूजा करने बैठते तब साथ ही लेखक को नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे। उनके सिर पर तो लंबी लंबी जटाएं थीं, उस पर भभूत का तिलक लगा देने से लेखक बम बोला बन जाया करते थे। बम बोला समझते हैं? भोलानाथ, भोलेनाथ भगवान शिव, इसलिए उनके पिताजी ने उनको भोलानाथ नाम ही दे दिया था। पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक ने कहा कि मेरा वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी मुझे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। मैं पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईने को नीचे रख देता और यह देखकर पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट देते थे। इसके बाद गंगा जी के तट पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंक कर मछलियों को खिलाते थे। राम राम लिखकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बना ली, आपने देखा है कभी? हाँ, और गोलियों को जाकर मछलियों को खिलाते थे। ठीक है, ये उनका काम था नियमित रूप से। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंक मैं हंसा करता था। जब पिताजी गोली फेंकते थे और मछलियों को खिलाते थे, जब इकट्ठी मछलियां होती थी तो मुझे बहुत हंसी आती थी। लेखक ने ये बताया है। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर मुझे झूला झुलाते थे। अभी अभी आपने चित्र देखा। कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। मूछें छुड़ाकर हंसते हुए चूम लेते थे, मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे, है ना। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। एक खट्टा चुम्मा, दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता और पिताजी बनावटी रोना रोते थे। मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। इतना लाड़ और दुलार जो कि हर माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, उन्होंने एक एक बात को इस पाठ के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। जब भी पिताजी मुझे खाना खिलाते थे तो कहते थे बस बस हो गया, तो पिताजी रख देते थे कटोरे को। तो माँ कहती थी इतने से खाने से कहाँ बच्चे का पेट भरेगा, और खिलाइए, आपको तो खिलाना ही नहीं आता है। ठीक है, 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया। वो पिताजी से हमेशा इस बात पे झगड़ा करती थी कि उसको इतने इतने से कौर खिलाते हो तो उसको लगता है मैंने बहुत खा लिया। तुम्हें कुछ खिलाना नहीं आता है मेरे बच्चे को। ठीक है, बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। महतारी मीन्स माँ, मैया। ठीक है, माता खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है। ऐसे खूब खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते, हम खेलने निकल जाते। जब कभी वो खिलाती तो पता है कैसे कहलाती थी? एक निवाला तोड़ा और कहती अरे ये तो चिड़िया खा जाएगी, चिड़िया आओ खा जाओ, तो मैं जल्दी से उसको खा जाता था। आप देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चों को कितने यत्न करने पड़ते हैं, कितने जतन से माँ अपने बच्चों को भोजन कराती हैं। कभी ये खा लो, लो तुम खाओगे क्या, इस तरह से हम पूछते हैं तो वो बच्चा फिर कहता है नहीं 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 मुझे खाना है, मुझे खाना है ना।
तो इस तरह से उनकी माँ हमेशा कहती थी ये तोता का है, ये मैना का है, ये कबूतर का है, तो तारकेश्वरनाथ भोलानाथ खा जाते थे और मैया को फिर लगता था कि हाँ अब बच्चे का पेट भर गया है। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर पे मालिश करती। कड़वा मतलब सरसों वाला तेल। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उपट कर ही छोड़ती। फिर माथे पर काजल की बिंदी हाँ लगाकर चोटी गूंथ देती, चोटी में फूलदार लट्टू बांध देती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार कर देती। मैं सिसकता रहता। पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले आते। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते, सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में शामिल हो जाते और तरह तरह के नाटक करने लग जाते। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेलते थे। देखिए, जब उनकी माता उनको पकड़ती कि चल आ तेरे तेल की मालिश करूं, तो सरसों का, जिसको उन्होंने कड़वा तेल कहा है, वो सरसों के तेल के लिए कहा है, तो उनको चुपड़ देती थी और एक चुटैया बना देती थी, चोटी बना देती थी, तो अच्छे खासे कान्हा लगते थे वे। ठीक है, साथ ही साथ वो रोते थे, सिसकते हुए अपने पिताजी की गोद में चले जाते थे। हाँ, यदि सिसकते समय उनकी मित्र मंडली आ जाए तो वो सिसकना भूलकर उनके साथ शामिल हो जाते थे और तरह तरह के खेल खेलते थे, तरह तरह के नाटक करते थे। कौन कौन से करते थे, आइए देखते हैं। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंबे बनाते। सरकंडे नेताजी के चश्मे में हमने देखा था ना, सरकंडे से बच्चों ने चश्मा बनाया था। तो सरकंडे अर्थात जो बांस या मक्के या ज्वार के जो रहते हैं ना सीधे सीधे डंडियां, उन पर वो खंबे बनाते थे। कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूरी कचौड़ी बनाते, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते। बहुत अच्छे से पूरा मार्केट तैयार कर देते थे कि देखो यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। बहुत अच्छे से खेलते थे। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे भी बना लेते थे, क्योंकि खरीदेंगे कैसे, पैसे तो होंगे ना। हम बच्चों में से ही खरीदार होते और हम में से ही दुकानदार हो जाते। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते। अब मिठाई का खेल हो गया तो अब उसको घर बना लेते थे, क्योंकि तरह तरह के खेल खेलते थे। रेत की मेढ़ी दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़। दिया सलाई मीन्स क्या होता है बेटा, माचिस, मैच बॉक्स। ठीक है, पानी का घी, बालू की चीनी, बालू मीन्स रेत, ठीक है, उसकी चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर जीवनार तैयार करते। हम ही बच्चे पंगत में बैठते। पंगत में धीरे धीरे आकर, धीरे से चुपचाप से आकर कभी कभी बाबूजी भी बैठ जाते थे। अब पंगत क्या होता है बताइए, पता है आपको पंगत किसे कहते हैं? ओके, किसी को पता है? पंगत अर्थात जमीन पे आराम से नीचे लाइन से कतार में बैठकर जब भोजन करते हैं उसको पंगत कहते हैं। आज भी ग्रामीण जो शादी विवाह या कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो पंगत बैठती है और अच्छे से संतोषजनक पूर्ण तरीके से भोजन किया जाता है। अब जो आजकल का सिस्टम है वो अलग है कि अपने हाथ से खाइए, है ना, सेल्फ सर्विस कीजिए और लीजिए, और जितना खाते बन रहा है ठीक है, बाकी डाल दीजिए। अब जो पंगत होती थी पहले, उसमें भोजन की व्यर्थता नहीं होती थी, भोजन फिकता नहीं था। ठीक है, तो पंगत अर्थात जो भोजन आराम से जमीन पर कुछ बिछाकर बैठते थे लाइन से, फिर परोसा जाता था और खाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि हम सब जीवनार करते, तैयार हो जाते थे। कभी कभी बाबूजी आकर हमारे साथ बैठ जाते थे और पंगत में खाते थे। ठीक है, उनको बैठते देख हम सब बच्चे घरौंदा बिगाड़कर भाग उठते थे। क्यों? क्योंकि वे शर्मा जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और पूछते फिर कब होगा भोज भोलानाथ, और ऐसा कहकर पिताजी भी शामिल हो जाते थे। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि अपने बच्चों के साथ जो माता पिता बच्चों का सा व्यवहार करने लगते हैं तो उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ कोई बात नहीं छुपाते। अर्थात अपने बच्चों का मित्र तो बनिए, हमें अपने बच्चों का फ्रेंड्स बनना होगा। ये मत रखिए कि अरे मैं ऐसा हूं तो मेरे सामने चुपचाप पढ़ते रहो बस,
कोई इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसा एकदम रौबदार नहीं दिखना है हमें बच्चों के सामने। ऐसा करने से बच्चे हमारे या उनकी जो हमारा जो रिश्ता होता है उससे दूर चले जाते हैं धीरे धीरे। यदि हम उनके मित्र बने रहेंगे तो वो हर छोटी छोटी बात हमसे साझा करेंगे, और ऐसे में जो भी कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि बच्चों को तो थोड़ी सी मुश्किल भी बहुत बड़ी लगती है, तो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हम उनको मार्गदर्शित कर सकते हैं, उनको राह दिखा सकते हैं। अतः माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें। ठीक है। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बनती। कभी नहीं किया होगा ना आपने? हमें अपने बचपन का वाकया याद आ रहा है, जब आम की जो छोटी सी अंदर की गोही जिसको कहते हैं वो रहती है ना, उसको घिसकर उसको बेटा बजाते थे और उससे आवाज निकलती थी। यही बताया उन्होंने कि आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बजती, उससे आवाज आती थी। ठीक है। हम में से कोई दूल्हा, समधी आदि बन जाते थे। बारात चबूतरा के एक एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी, क्योंकि वहीं तो जाना है, उनको वहीं तो खेलना है। जिस कोने पर बारात जाती उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया भी जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक बनी पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर कर देखते तो हम हंसकर सब के सब भाग जाते थे। पिताजी का जिक्र उन्होंने बिल्कुल अपने चैप्टर मतलब अपने विचारों में हमेशा किया है, क्योंकि पिताजी उनके बहुत पास थे, बहुत अधिक स्नेह करते थे और पिताजी के साथ ही हमेशा भोलानाथ रहा करते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। कभी उन्होंने दुकान सजाई, कभी वे विवाह करने लगे, कभी बारात निकाली, अब कभी क्या करने लगे? खेती करने लगे। बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। खेती करना है ना, कुआं जरूरी है, पानी जरूरी है। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते। जो कुछ भी वहां रहता था उससे वे भली भांति खेलते थे। ठीक है। अब मूंज, मूंज शब्द कभी सुना है? कांधे मूंज जनेऊ साजे, है ना? तो मूंज अर्थात रस्सी, जो पक्की वाली रस्सी रहती है ना, एक सन नामक एक वो रहता है। सन मीन सूरज नहीं, सन मीन पुत्र नहीं। एक फसल होती है जिसकी रस्सी बनती है और बहुत मजबूत रहती है। तो इसी तरह से जो जनेऊ धारण करते हैं या रस्सी या कोई धागा, यहाँ पर धागा आया है। ठीक है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते। मेहनत से खेत जोए और बोए जाते थे। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट लेते, उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, क्योंकि वो देखते थे ना कि फसल कटने के बाद खलिहान में आई। पहले खेत में फसल को काटा गया, फिर खेत से खलिहान में लाया गया। अब जो फसल आई उसको रौंदना भी तो पड़ेगा। पहले थ्रेशर्स या ये सब नहीं हुआ करते थे, तो पहले बैलों से रौंदा जाता था फसलों को, बैलों को चलाया जाता था और फिर उसको रौंदा जाता था। फिर एक तीन इस तरह का ऐसा रहता था, उस पर चढ़कर बहुत बड़ी सी डलिया में रखकर उसको उड़ाया जाता था फसल को। फिर भूसा भूसा उड़ जाता था और फसल जो बीज रहता था वो यहाँ पर आ जाता था। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ वो करते थे। अब क्या हुआ? उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, मिट्टी के बने कटोरे से उसे औसाते, मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार करते थे। भाई अब बेचना भी तो है। ठीक है। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? हम सब रस्सी छोड़कर भाग जाते। इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक जाते। बटोही मीन्स राहगीर। जब हम खेलते थे तो जो चलकर आते जाते हैं ना रास्ते पे लोग, वो भी हमें देखने लग जाते थे, क्योंकि हम इतने मजे से जो खेलते थे। आप भी खेलते होंगे। आप किस तरह के खिलौने से खेलते हैं बताइए? आप कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? अभी की बात नहीं कर रही हूं, बचपन में क्या क्या खेला आपने वो बताना है। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढीलों से मारा था, क्योंकि वो उनको चिढ़ाते थे।
उस खूसट खब्बीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ लिया, वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। एक बार वो अपने बचपन की बात बताते हैं, वाकया शेयर करते हैं कि एक बार दूल्हा सचमुच की बारात जा रही थी और कोई बुढ़ा सा दूल्हा था, उनको वो सारे बच्चे चिढ़ाने लगे थे और वो बच्चा पालकी से उतरकर उनके ऊपर कंकड़ पत्थर बरसाने लगा था, बहुत दूर तक खदेड़ा था। तो लेखक कहते हैं कि उस दूल्हे का चेहरा अभी तक नहीं भूल पाते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि कौन से ससुर को ऐसा जमाई चाहिए था, क्यों ऐसा जमाई ढूंढा। ठीक है, एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी चारों तरफ, बहुत तेज आंधी। ठीक है, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। अब क्या है, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब वो क्या मानते थे कि यदि हम ऐसा ये कहेंगे तो बारिश नहीं होगी और हम लोग सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। क्या कह रहे हैं, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरसा उधर बिलाई, मतलब वर्षा नहीं होगी, छुप जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वर्षा ना रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ों से सट गए। पेड़ों से सट गए मतलब आपको चिपको मूवमेंट याद है ना, किस तरह से वहां की स्त्रियों ने पेड़ों से सटकर पेड़ को काटने से बचाया था, काटने से रोका था, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर इतनी अधिक आंधी आई, मूसलाधार बरसात होने लगी कि लेखक ने कहा कि हम लोग सब पेड़ों से सटकर चिपककर खड़े हो गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आने लगे। गांव का माहौल था, बिच्छू नजर आने लगे। आप लोगों ने देखे हैं कभी बिच्छू? हाँ, किस तरह से होते हैं कुछ, अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन फिर भी सोचती हूँ इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही बिच्छू होता है ना, इस डंक से वो काट खाता है तो जहर चढ़ जाता है। तो वहां पर देखा कि बरसात के समय बिच्छू निकलने लगे। अब बच्चे क्या करें, डर भी रहे हैं, बरसात भी है, घर भी दूर है, आंधी भी चल रही, क्या करें, बच्चे बड़े परेशान। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आने लगे। हम डरकर भागने लगे। हम में से एक बालक था बैजू, थोड़ा हमसे बड़ा था लेकिन वो बड़ा चालाक था। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अब देखिए, यहां पर जो बैजू था बड़ा चालाक था और हर एक ग्रुप में एक ना एक बच्चा तो चालाक रहता ही है। साथ ही साथ जो झुंड था बच्चों का वो छोटा छोटा था, बैजू थोड़ा उनसे बड़ा था, तो चालाकी वो करता और वो भाग जाता, बेचारे बच्चों को भुगतना पड़ता था। एक बार उनके टीचर मूसन तिवारी उनके अध्यापक थे, वे मिल गए और फिर क्या हुआ, हम लोगों ने भी उसी के सुर में मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। पहले बैजू चिल्लाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। टीचर शिक्षक थे मूसन तिवारी और वो चिल्लाने लगा तो हम भी उसके साथ साथ चिल्लाने लगे। उन्हें क्या था बेचारे कि क्या होने वाला है। अब मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे ना मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। ठीक है, जैसे ही हम घर पर पहुंचे वैसे ही 4 लड़के 4 सिपाही आधमके और क्या कहने लगे, और देखिए बेटा जो चालाक था बैजू वो तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। चूंकि लेखक थे छोटे से भोलानाथ, उनको पकड़ लिया गया और बैजू जिसने शुरुआत की थी वो भाग गया। अब क्या होता है कि जब पिताजी को पता चला तो पिताजी आए। कहाँ आए, बाबूजी को जैसे ही पता चला तो वे पाठशाला दौड़े चले आए और मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया, गीला कर दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाच और गा रहे थे। क्या गा रहे थे, माई पकाए गर्रर गर्रर पुआ, हम खाई बा पुआ, ना खेलब जुआ। इस तरह के आप सोच रहे हो ये कैसे गा रहे हैं। बेटा उस समय की ये क्षेत्रीय भाषा थी, है ना। इस तरह से बच्चे जो खेलते हैं, कुछ खेल खेल में बहुत सारी कहावतें करते हैं ना, कभी सुनी है आपने? आप कभी इस तरह की जो भी आप खेलते होंगे, आजकल तो वीडियो गेम्स में लगे रहते होंगे ना, आप नहीं लगे रहते लेकिन कभी तो खेले होंगे। कभी बाहर खेले हैं आप? कौन कौन से गेम खेलते हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन। और कभी आपने वो खेला है कोड़ा बादाम छाई पीछे देखो मार खाई?
इस तरह के। तो ये उनकी कहावतें हैं, उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए, बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए। इतना अधिक सिसक सिसक के रोए जा रहे थे क्योंकि उनके टीचर ने उनको डांटा था, लेकिन पिताजी की गोद में आए तब सिसकना नहीं भूले। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा कि अरे वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हम पिताजी की गोद से उतर गए और उस मित्र मंडली में शामिल हो गए। एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़ियां उड़ाने लग गए। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए क्या कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। अब उनका भी कहना था कि चिड़िया पकड़ने के लिए ऐसे भागे जा रहे हैं चिड़ियों के पीछे, कभी उधर कभी इधर कभी इधर, लेकिन एक भी चिड़िया उनके हाथ नहीं आई। लेकिन फिर भी खेलते रहे वे। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे। मतलब बच्चों के काम भी निराले रहते हैं। उनको लगा कि ये बिल है ना, चूहे का बिल देखा है आपने, तो उसमें पानी डालने लगे। कुछ भी ऊटपटांग काम करते हैं बच्चे, तो उन्होंने उस बिल में पानी डाला। उससे चूहा तो क्या हुआ, चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। मतलब वो सांप का बिल था क्या? हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले, जहां तहां गिरे, सारा शरीर लहू लुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। मैं उनके आंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, है ना। झटपट हल्दी पीस कर लगाई, जो घाव हो गए थे क्योंकि गिरे पड़े जा रहे थे ना। सांप जो दिख गया था, सांप ससक से कहते जा रहा है। माँ बड़ी चिंतित कि क्या हुआ भोलानाथ, लेकिन वो इतना रोए जा रहे थे कि माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तो उन्होंने चोट पर हल्दी पीस कर लगाई। मैं सा करते हुए माँ के आंचल में छिप गया। सांप कहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। घर में कोहराम मच गया, सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल ही नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होंठों को देखकर मां रोती और बड़े लाड़ से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, मां की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने मां के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया ना छोड़ी। माना पिताजी उनको बहुत अधिक स्नेह करते थे, माना पिताजी उनके साथ हमेशा रहते थे, लेकिन फिर भी वो माँ के आंचल में ही छुपे रहे, माँ के पास ही रहे और माँ का आंचल उन्होंने नहीं छोड़ा। पिताजी के बहुत कहने पर कि आओ भोलानाथ क्या हुआ, उनकी बात नहीं सुनी और माँ के पास रहे, ठीक है। के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है कि पिताजी के उनके साथ इतना अच्छा जुड़ाव था, बहुत अधिक वो उनके पास थे, करीब थे, लेकिन फिर भी जब उन पर विपत्ति आई, संकट आया, तो वो माँ के पास ही रहे। पिताजी के कहने पर भी लेखक माँ के पास नहीं गए। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि वो माँ को प्यार करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि माँ का आंचल ही दुनिया के सारे संकटों से बचा सकता है। आइए देखते हैं। यह बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ प्यार की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोद की आवश्यकता थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी, उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती हैं, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का कार्य करता है। कोई दवा जहाँ पर उपयोग या प्रयोग या कार्य में सफल या मतलब इलाज नहीं कर सकती है, वहाँ माँ का लाड़ दुलार और वात्सल्य कार्य कर देता है और सफल भी होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आया, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गए थे? बताइए।
आप यदि आप कभी गुस्से में हो, कभी मम्मी आपको डांट दें और अचानक से आपका फ्रेंड आवाज दे नीचे से या घर के बाहर से, रोहित, रौनक, जहीर, सलमान, काओ, तुरंत हम सारा गुस्सा और सब कुछ छोड़कर आ रहा हूं तुरंत हंसते हुए भाग जाएंगे और वहां पर खेलने भी लगता है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। देखिए, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। कोई भी बालक जो उनकी हम उम्र रहते हैं उनके साथ खेलने कूदने में उन्हें आनंद आता है, वे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यस, साइकोलॉजी के अनुसार भी ये कहा गया है कि अपने फ्रेंड्स के सामने रोने से हम हिचकिचाते हैं, हम थोड़ा सा शाय या शर्म आती है हमें लगता है कि नहीं कोई क्या कहेगा, इसलिए हमें नहीं रोना है। तो हम अपने मित्रों के सामने ना रोते हैं और ना ही सिसकते हैं या ना कुछ इस तरह की दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गए थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। यदि आपको अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिएगा। जैसे यहां पर आए, कोड़ा बादाम छाई पीछे देखो मार खाई, ये कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूं आपके सामने। या फिर चूहा भाग बिल्ली आई, बच्चे अपने साथ लाई, कोई भूरा कोई काला, कहलाती है शेर की खाला। खाला अर्थात मौसी, बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं ना, सुना होगा ना आपने। तो ये कुछ उदाहरण है जो बच्चे खेल खेल में प्रयोग में लाते हैं, इनको कहते कहते खेलते जाते हैं। कोड़ा बादाम छाई आपने देखा है ना, किस तरह से बच्चे गोल गोल सर्किल में बैठ जाते हैं और इस तरह से सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं, यहाँ बैठे और उनके पीछे एक कोड़ा। कोड़ा, बहुत से बच्चे कहते हैं घोड़ा बादाम छाई, वो घोड़ा नहीं है, वो कोड़ा है, कोड़ा। ठीक है, किसी भी रुमाल का या किसी चीज का कोड़ा बना लेते हैं और उसके बाद फिर कोड़े को लेकर भागे जाते हैं और चुपचाप से किसी के पीछे वो रख दिया जाता है। यदि उसके आते आते उसने ये नहीं देखा कोड़ा तो उसको उसी कोड़े से बहुत पिटाई पड़ती है। ठीक है, और यदि उसने तुरंत देख लिया तो वो जो रख कर जाता है कोड़ा वो उसको मारने के लिए भागता है। तो इस तरह के गेम्स होते थे जो हमने भी खेले हैं, बहुत मजे आते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ गेम्स हैं जो यहाँ पर। आप बताइए, क्या आप कोई ऐसी कहावतें बोलते हैं खेलते समय? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, फिर 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। ऐसे खेल खेलते हैं ना, या सिर्फ वीडियो गेम्स में ही लगे रहते हैं? खेला कीजिए, घर के बाहर जाकर भी खेला कीजिए, जिससे हम फिजिकली फिट रहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न थी? भोलानाथ के खेल याद है ना? पत्तों की पूरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, जो जस्ता रहता था टिन, उसके पत्ते, उसके सिक्के या पैसे बनते थे, और कभी वो हल जोतने का काम करने लगते थे, कभी मंडप बना लेते थे। तो ये उनके खेल हुआ करते थे और दिन रात, मतलब उन्हें पता ही नहीं रहता था समय का कि कब सुबह से शाम हो गई। जब घर से बुलावा आता या उनके पिताजी आते तब वो खेल खत्म करते थे, या फिर उनके पिताजी जब बीच में टोक दिया करते थे कि भोलानाथ खेती कैसी रही, फसल कैसी रही, और बताओ क्या कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे बिल्कुल शर्मा के और वहां से खेल वेल सब बंद करके भाग जाते थे। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेल की सामग्रियों में कल्पना से भी अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे। आत्मीय संबंध मीन आत्मा से संबंध, ठीक है, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय भी नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित की जाती थी, खरीदा नहीं जाता था। मैं अपनी बात बताऊं बेटा, जब हम छोटे छोटे थे ना, हम भी मिट्टी के ट्रैक्टर या जीप बनाया करते थे, मिट्टी के बहुत सुंदर से घर बनाया करते थे। और मुझे अभी भी याद है कि एक बार बहुत सुंदर सी बिल्डिंग बनाई थी
हम दीदी और सब खेलते थे, क्योंकि मैं घर में छोटी थी तो मुझे वो खिला लेती थी कभी कभी। 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी, यहाँ पर चढ़ने की सीढ़ियाँ भी थी, इस साइड से 2 भाइयों की 2 मंजिल बिल्डिंग थी, यहाँ पर अच्छे अच्छे गेट लगे थे, दिवाली होती थी तो उसको सजाया जाता था। दूसरे घर में भी दूसरी मंजिल पर भी गेट लगे थे। तो इस तरह से मिट्टियों के खेल खिलौने बनाते थे, घर बनाते थे और इस तरह से खेलते थे। ओके, और उस समय का जो वातावरण था वो इतना स्वतंत्र और इतना स्वच्छंद था कि किसी चीज का, जैसे बच्चों को जैसे अभी नहीं सुनते हैं हम कि अपहरण हो जाते हैं, बच्चों को यहाँ वहाँ से अकेले नहीं जाना है, तो ये सब नहीं था। खास तौर से ग्रामीण माहौल बहुत अच्छा था। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना भी नहीं होती थी। कोई ऐसे खेल नहीं होते थे जिनसे कि बच्चों की क्षति या बच्चों को कुछ हानि पहुंचे। आराम से घर में जो अनुपयोगी वस्तु रहती थी उनसे ही उनके खेलने की सामग्रियां बन जाती थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक, है ना, बुद्धि की उपज थी कि आज हम ये खेलें, चलो ठीक है, आज गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलें, हाँ चलो खेलते हैं, आज गुड्डा गुड़ियों का विवाह रचाएं, हाँ रचाते हैं, आज खेती वाला खेल खेलें। इस तरह से खेल खेलते थे। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री, ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। बच्चे बड़े, मम्मी हमेशा कहती हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो हम क्या करें? कैसे खेलें? हमें कभी तो स्वतंत्र छोड़िए। छोड़ेंगे बेटा, छोड़ेंगे जब हमें आप पर भरोसा हो जाएगा कि हाँ आप अपनी सुरक्षा का दायित्व स्वयं लेते हैं, अपने आप को हानि नहीं पहुंचने देंगे, तब हम माता पिता आपको स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती थी, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है आजकल। प्लास्टिक के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने, इन सब में ही व्यस्त रहते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। क्या कोई ऐसी बात, क्या कोई ऐसी घटना याद है जो आपको बिना किताब के देखे याद हो गई हो कि हाँ मुझे वो याद है मैडम, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बताइए? पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ गया था, है ना, और किस तरह से सारे बच्चे गिरते पड़ते भागे और मां की गोद का सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। अब तो अक्सर समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी कि अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार बनाएं, ताकि वे आपके मन से जुड़ें और साथ ही साथ अपने मन की बात आपको बताएं। ठीक है, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है ना। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। सन 1929-30, ठीक है, 1929-30 की ग्राम्य अर्थात ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? सन 1929-30 से आज के क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? आज इस अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वो संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती है। आज ऐसे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। क्या क्या नहीं दिखाई दिए हैं और क्या क्या दिखाई देते हैं? आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। पहले घर हुआ करता था, बड़ा सा आंगन हुआ करता था, घर के आंगन के बाहर, घर के बाहर एक चबूतरा हुआ करता था जहां आसपास से आकर लोग शाम के समय, ठंडक के समय बैठ जाते थे, वार्तालाप किया करते थे। लेकिन अब वह सब समाप्त हो गया है क्योंकि हम फ्लैट्स में सीमित हो गए हैं। ठीक है,
आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। पहले संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिलीज रहा करती थी, सब मिलजुल कर खेला करते थे, परंतु आज संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ने ले लिया है, सिंगल फैमिली। ठीक है, आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल भी बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से भी रोकते हैं। होड़ सी हो गई है आजकल, खेल की भी, खिलौने की भी। बहुत महंगे महंगे खिलौने बाजार में बिकने लगे हैं, तो जिनके पास धन है वो अपने बच्चों को वो खिलौने दे देते हैं लाकर, लेकिन जिनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए ये धनराशि है वे उन खिलौनों को नहीं देते हैं। तो जब उनके पास वे खिलौने नहीं रहते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ खेलने से या उनके साथ जाने से भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि फिर बच्चे को बड़ा अजीब सा हीन भावना आएगी कि उसके पास तो ये खिलौना है, मेरे पास नहीं है। इसलिए जो मिलजुल कर खेलने जैसा कार्य था वो अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। धूल में मत जाओ, धूप में मत जाओ, धूल में गंदे हो जाओगे, धूप में काले हो जाओगे। जबकि हमें हर एक प्राकृतिक जो साधन है या प्रकृति में जो है उनका आनंद तो अवश्य उठाना चाहिए। जब हम सर्दी, गर्मी, बरसात सारे मौसमों को सहेंगे ना तो हम मजबूत बनेंगे और इतना अधिक हमारा जो अंदरूनी शक्ति है वो विकसित हो जाएगी, जिससे कोई भी बीमारी हम पर एकदम से हावी नहीं होगी, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में कैद रहने लगे हैं, अर्थात फ्लैट्स में रहने लगे हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि पहले जो इतने खुले खुले बड़े बड़े घर हुआ करते थे और आज जब फ्लैट्स में कैद हो गए हैं तो पड़ोस और पड़ोसियों से जो संबंध रहा करते थे वो भी सीमित हो गए हैं। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि व्यस्तता ही बढ़ गई है। किसी को दोष नहीं देंगे, समय ही ऐसा है, समय की भागदौड़ ही ऐसी है, लेकिन फिर भी हमें उस समय में से बहुत अधिक विशेष जो बहुत मूल्यवान समय है उस समय को निकालना होगा। और बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपने बचपने को जी भर के जी लीजिए। बचपना है अभी, इसको बड़ा होकर अभी से बड़े होने की कोशिश मत कीजिए कि अरे मैं तो बड़ा हूं, मैं तो बड़ा हूं। बेटा, ये जो जीवन काल है ना चला जाता है, फिर कभी लौट कर नहीं आता, बड़े तो होना ही है ना, बचपना तो जी लीजिए। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि आपको एक बार मैंने कहा था ना, उत्साह कविता जब हम पढ़ रहे थे क्षितिज की, कि बादलों से संबंधित आपको कविता लिखनी है। क्या आपने लिखी? यदि नहीं लिखी तो लिखिए। दूसरा आया था पार्ट 4 जो था हमारा, पार्ट 4 में भी आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप अपने ऊपर 5-7 पंक्तियां लिखिए। लिखी? यदि नहीं लिखी तो लिखने का प्रयास कीजिए, अपनी कथा आत्मकथ्य लिखिए। अब यहां पर आया है कि आपने ये चैप्टर सुना, पढ़ा, अपनी पुस्तक में भी देखा, तो आपको अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा है ना। और छोटे, जब आप क्लास 1 में होंगे, 2 में होंगे या कभी नर्सरी में होंगे, नर्सरी की तो याद नहीं होगी, क्या क्या याद आता है वो आप लिखेंगे कि मैं जब छोटा था तो एक बार मैं पलंग से गिर गया था, कुछ भी हो सकता है, या फिर एक बार मम्मी ने मुझे धीरे से मारा था और मैं रोने लगा था और पता नहीं क्या क्या हुआ था। बहुत सारी ऐसी घटना है। एक बार मैंने सपना देखा था और मुझे लगा था कि वो हकीकत है, जब आंख खुली तो मैं खूब रोते हुए उठा कि मेरे खिलौने कहाँ हैं, मेरे खिलौने क्या हैं। कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको अपने अनुभव स्वयं लिखना है, इसलिए इसका उत्तर मैं आपसे चाहती हूं। ठीक है, छात्र स्वयं करेंगे अपने अनुभव से। यहां माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, व्यक्त, प्रकट। ओके, माता पिता का किस तरह से अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रकट हुआ है। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाकर उसे कंधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा पूछे
पकड़ने पर मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना रोना, नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ ही वो हो रहा है। जीवंत लगता है मतलब हम भी उसमें आ जाते हैं, हमें लगता है ये हमारे साथ की ही घटना है या हमारी ही घटना है। ठीक है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उपटना, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर देना, ये तरह तरह के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना। वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको वो चिढ़ा रहे थे, और किस तरह से मूसन तिवारी ने विद्यालय में जाकर शिकायत कर दी थी, और फिर भोलानाथ को भी अच्छी खासी डांट पड़ी थी शिक्षक से, है ना। अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की या बाल्यावस्था की याद दिलाते हैं। याद आया कुछ? हाँ, कुछ याद आया कि हाँ मैं एक बार ये हुआ था, एक बार तो मैं नीचे देख रहा था और मुझे लगा कि मैं यहीं से बहुत छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कौन है ये, चींटियां हैं क्या। फिर मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो मम्मा ने तुरंत मुझे कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहां से नीचे नहीं जाया जाता, नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लिया जाता है। ठीक है। बच्चा कुछ नहीं जानता है, बच्चे का ध्यान हमें बहुत रखना होता है। तो आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, या आपके जो छोटे भाई बहन हो, उनके आप बड़े भाई बनकर, बड़ी बहन बनकर उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखिएगा बेटा, है ना। जिम्मेदार रिश्तों के साथ हमें बंधे रहना है हमेशा। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी बताइए। क्या जो शीर्षक दिया है वो सही है? आपको लगता है कि पाठ के पढ़ने के बाद आपने पाठ पढ़ा है ना, और अभी तक हम इतने सारे प्रश्नों के उत्तर भी समझ गए हैं, तो जो शीर्षक रखा है वो सही है, या आप अपनी तरफ से कोई अन्य शीर्षक भी देना चाहते हैं? इस पाठ के लिए माता का, देखिए यहां पर लिखा है कि इस पाठ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता का आंचल ही शीर्षक होता, इसके स्थान पर बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं, मां का वात्सल्य, या फिर इस तरह से माता का आंचल, इन तीनों में केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। इसमें देखिए जो माता का आंचल है वो माता के वात्सल्य को ही अंकित करता है या स्पष्ट करता है, जबकि इसमें पिता के लाड़ प्यार को भी दर्शाया गया है ना, मित्रों के साथ उनके खेल और बहुत सारी चीजों को भी दर्शाया गया है। तो हमारे अनुसार मेरा शैशव, ये जो शीर्षक है मेरा शैशव, शैशव मीन्स बाल्यावस्था, शैशव अच्छा शब्द है, ठीक है, शिशुकाल। तो यदि मेरा शैशव आएगा तो उसमें ना केवल मां बल्कि पिता के लाड़ प्यार या जो मित्रों के साथ हम खेलते हैं उसको भी शामिल किया जा सकता है। तो आप भी अपने तरीके से, अपने विचारों के अनुसार एक नया शीर्षक देने की कोशिश कीजिएगा, और क्यों आप वो शीर्षक दे रहे हैं वो भी बताइएगा। ओके। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बताइए। शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण होता है। बच्चे जब जिद करते हैं, नहीं नहीं मम्मा मुझे चाहिए 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 मुझे चाहिए, और रोने लगते हैं, तो अब पापा को गुस्सा जाती है, कैसा बच्चा है, जब देखो जब जिद करता है। तो मम्मी कहती है दिला दो ना, क्या हुआ, बच्चा जिद नहीं करेगा तो हम जिद करेंगे। इस तरह से माँ पिता को समझा देती है। दूसरा, शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब डिफरेंशिएट या अंतर निकालना मुश्किल होता है कि माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं या पिता माता पिता, जो बच्चा है वो माता पिता से प्रेम करता है, इसलिए दोनों का प्रेम बना है। दोनों, बच्चा भी अपने माता पिता से बहुत अधिक स्नेह करता है ना। और बच्चा अर्थात बच्चा, ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो हम बच्चे नहीं हैं। हम कितने भी बड़े या कितने भी उम्र दराज क्यों ना हो जाएं, हम अपने माता पिता के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ठीक है। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कभी गोद में आकर, कभी यूं ही गले लग जाया करो मम्मी के, कभी जाकर कहा कि मम्मा मम्मा आप बहुत अच्छी हैं, कह दिया करो, है ना। कुछ कुछ बातें होती हैं जो कह देना चाहिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कहने से क्या होगा, लेकिन बेटा हमें हमेशा लाइफ को, जीवन को हंसते खेलते बिताना है।
कभी ऐसे बोझिल से, मुरझाए हुए से नहीं रहना है। और हम जिससे स्नेह करते हैं, जिसका आदर करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसको कह दीजिए क्या पता ये समय लौट कर ना आए, क्या पता क्या कभी आता ही नहीं, और ये पल जो कि हमारे मस्तिष्क में इतने अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो कल हो ना हो। तो जो भी आपके मन में आता है वो कह दीजिए। किसी को आप स्नेह करते हैं तो कह दीजिए बेटा आप बहुत प्यारे हो, सच में बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मम्मी से भी कह दीजिए मम्मी आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच मम्मा। ठीक है, तो ऐसी बातें कहते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमारे परम पिता परमेश्वर को, वो ईश्वर हो या अल्लाह हो, उसको भी धन्यवाद देते रहिएगा, उसका शुक्रिया अदा करते रहिएगा कि उसके कारण आज हम इतने अच्छे से अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो नित्य प्रतिदिन इस तरह का यदि हम दिनचर्या में इस तरह के कार्यों को या बातों को शामिल करते हैं तो आप स्वयं में देखेंगे बेटा कि आपके मन में सकारात्मक विचारों का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको सारी बातें बताती हूं, ठीक है। तो ऐसा किया कीजिए। कभी कभी जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से में तो सब कुछ कह देते हैं सामने वाले को, तो कभी कभी जब प्यार आता है या लाड़ दुलार आता है तब भी कह देना चाहिए ना, क्यों अपने मन में ही रखे रहते हैं। ओके, माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि शिशु अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करता है। कहीं भी होगा, कभी भी होगा, चाहे बड़े ही क्यों ना हो जाए, हमें अपने माता पिता की याद हमेशा आती है। चाहे वे हमारे साथ हो चाहे ना हो, हमें ऐसा लगता है कि वे और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। बचपन की दुनिया, आपकी दुनिया और इस पाठ की दुनिया। हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला अक्सर, क्योंकि पिता व्यस्त रहते हैं। मेरे पिता प्राय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्राय वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं और वे आते ही खा पी कर फिर सो भी जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें जरूर करते हैं, मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी लाते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खिलों में इस तरह से रुचि नहीं ले पाते। नहीं लेते और नहीं ले पाते में बहुत अंतर है, क्योंकि उनके पास समय, अब क्योंकि वो आपके लिए ही तो करते हैं बेटा। हमारे माता पिता जो भी कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम थक नहीं सकते हैं। थक कर बैठ गए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन लगातार हमें सिर्फ और सिर्फ करते जाना है, कार्य करते जाना है। यदि कभी आपके पिताजी को भोलानाथ के पिताजी की तरह समय ना मिले तो दुखी मत होइएगा, क्योंकि वे आपके लिए ही भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना। तो जितना समय वे दे पा रहे हैं उतने समय का आनंद लीजिए। समझ आया बच्चों? वे हमें इस तरह से नहीं रहने देते जैसे भोलानाथ रहता था। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में एप्पल सी फॉर कैट रटाई गई, हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक 90% अंक लेने के चक्कर में मैं अपनी मस्ती अपने ही पाँव के नीचे रोंदता चला गया। मुझे हो हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल कूद कर सकूं, होगा। कभी भी देखिए, परिस्थितियां जो भी हो, हमें उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और साथ ही साथ किसी पर दोषारोपण तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ये बात सत्य है, होता है बेटा ऐसा, ये बात सत्य है। लेकिन यदि हम इस बात को पकड़कर बैठ गए और निराश हो गए तो हमारे हाथ में जो आज का समय है वो भी हमसे निकल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। सुना है आपने फणीश्वर नाथ रेणु का नाम? फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाएं क्या क्या थी, आइए देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है। विद्यालय के पुस्तकालय से
ले लीजिएगा, अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक उपलब्ध है, होने पर भी पढ़िए, क्योंकि इन उपन्यासों को पढ़कर आपको बाल जीवन संबंधी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। समय मिलेगा तो अवश्य पढ़िएगा बेटा की ओर। बेटा पहला प्रश्न है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? माता के, भाई के, बुआ के या पिता के? अरे वाह, पिता के। इतने जल्दी उत्तर, ये हुई ना बात, चेक कर लें। बहुत सही, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, यस, मृदंग कब बजती है? मृदंग एक वाद्य यंत्र है और वो कब बजता है? जब बूढ़ों का संग होता है, जब विद्वानों का संग होता है, जब लड़कों का संग होता है, जब एकांत होता है या जब एकांत हो। एक कहावत थी ना पाठ के दौरान, डैश डैश का संग जहां बाजे मृदंग। यस, अब बताइए, मृदंग मौज मस्ती कब मजा आता है, कब आनंद आता है? जब भोलानाथ का कथन था ये, भोलानाथ और उसके साथियों का। ओके, देखते हैं जब लड़कों का संग हो। यस, ये बात बहुत सही, वेरी नाइस। थर्ड प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। लेखक को उनके पिता क्या क्या कर पुकारते थे? भोलानाथ, तारकेश्वरनाथ, शिव पूजन या हरिनंदन? भोलानाथ, ये हुई ना बात, बहुत सही जवाब, वेरी गुड। लेखक का असल या वास्तविक नाम क्या था? शिव पूजन सहाय, तारकेश्वरनाथ, रामनाथ या भोलानाथ? आपने यदि ध्यान से सुना होगा, पेज मत पलटिएगा अपनी बुक के, कि लेखक का वास्तविक नाम ये था, पिताजी उनको ये कहकर पुकारते थे और लेखनकार में इस नाम से आए। तो 3 नाम उनके थे, तो वास्तविक नाम क्या था? किसी को याद है? हाँ हाँ, आप ही बता दीजिए। तारकेश्वरनाथ। ओके, देखते हैं बेटा, वेरी गुड, वेल डन बेटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? वो किसके क्लोज थे? माता के, पिता के, भाई के या चाचा के? पिता के। ये वेरी नाइस, क्या बात है मेरे बच्चों, वेरी गुड। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? जब वो, आपने देखा ना, सुना था ना, कि जब अंतिम पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे और किस तरह से भोलानाथ भागते भागते आए थे, चूहे के बिल में पानी भरने लगे थे, और वहां पर चूहा ना आकर उनको क्या दिखाई दे गया था? सांप। और सारे बच्चे हड़बड़ाहट में भागे भागे आए, कोई गिरा, कोई छिला, किसी को घाव, चोट, बहुत सारी चोट लग गई। ठीक है, अब वे घर आते हैं तो माँ ने उनके घाव या मरहम, मतलब जो घाव थे उन पर क्या लगाया था? मरहम लगाई थी, नीम के पत्ते लगाए थे, घास बेल लगाई हुई थी या पिसी हुई हल्दी? पिसी हुई हल्दी, देख लेते हैं। यस, वेरी गुड। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? बताइए, अपनी माँ को, पिता को, भाई को या अपने साथियों को? किसको देखकर सिसकना भूल गए थे? एक बार मूसन तिवारी ने उनके शिक्षक से कंप्लेन कर दी थी और बहुत रो रहे थे उनके पिताजी की गोद में, और जैसे ही उन्होंने क्या देखा? अपनी मित्र मंडली को, अपने साथियों को। यस, सही समझे हैं आप, बहुत सही, खेल के साथियों को। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? यस, अब सोचिए आप, मैं नहीं बताऊंगी। पेड़ के पत्तों से, दिया सलाई की डिबिया से, उत्तर पुस्तिका के गत्ते से, जो हार्ड रहता है ना कवर, टीन के टुकड़ों से। जो गेट रहते थे, जो किवाड़ रहते थे, वो किससे बनाते थे? बताइए, क्या ऐसी वस्तु होगी जो खुलती होगी या फिर बंद किया जा सकता है? बच्चों के लिए पत्ते? नो। दिया सलाई की डिबिया? दिया सलाई क्या होती है? माचिस? यस, मैच बॉक्स। उत्तर पुस्तिका के गत्ते या फिर टीन के टुकड़े? दिया सलाई की डिबिया से। यस, वेरी गुड। लगता है आपको भोलानाथ के खिलौने बहुत पसंद आए हैं, तो कोशिश करिएगा कभी खाली समय में कुछ ऐसा जो घर में सामान पड़ा हो, जो ऐसा ही मतलब रखा हो एक कोने में,
और आप उससे देखिएगा कि क्या कुछ हम बना सकते हैं। कभी जब कभी बहुत आपको लगे कि क्या करूं, तब आप कुछ तो क्रिएटिव कार्य किया करिए, है ना, और फिर बताइएगा कि हाँ मैडम हमने भी कुछ कुछ बनाया है खिलौने। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? ध्यान से प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए। आप बहुत से बच्चे जल्दी से ये भी कर सकते हैं कि कौन सा खेल खेलते थे, और यहां प्रश्न है कौन सा खेल नहीं खेलते थे। मिठाई की दुकान सजाना, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना या क्रिकेट खेलना। क्या नहीं खेलते थे वो? क्रिकेट। आप क्या खेलते हैं? क्रिकेट। यस, ओके, देखते हैं। बहुत सही। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? बताइए। बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, मूसन तिवारी को, या पाधाजी कोई थे उनको? बताइए। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, करेला का चोखा, ये किसको चिढ़ाया था? एक बार उन्होंने बूढ़े दूल्हे को भी चिढ़ाया था, स्कूल के हेडमास्टर को तो नहीं, लेकिन मूसन तिवारी जी को तो चिढ़ाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दो ऑप्शन है, एक तो बूढ़ा दूल्हा नहीं है, दूसरा ये नहीं है। अब इसमें से बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये तो था ना बूढ़ा। यस, स्कूल के हेडमास्टर को नहीं चिढ़ाया था और उन्होंने यहाँ ये। अब बूढ़े दूल्हे को और मूसन तिवारी को, इन दोनों में से किसको चिढ़ाया था? ये कहकर चिढ़ाया था दोनों को, लेकिन ये किसको कहा था? बताइए बताइए। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट यू कैन, कोशिश कीजिए। क्या लग रहा है? मूसन तिवारी या बूढ़ा? यस, मूसन तिवारी को चिढ़ाया था, है ना। और मूसन तिवारी जब चिढ़े तो किस तरह से बैजू तो कहकर भाग गया था, और मूसन तिवारी उसके पीछे पीछे भागे, बच्चों की खूब पिटाई लगाई, जो पकड़ में नहीं आया उसकी शिकायत कर दी थी स्कूल में। और साथ ही साथ भोलानाथ बेचारे छोटे से थे, 4-5 साल के, तो वो पकड़ में आ गए थे और विद्यालय में जाकर उनके शिक्षक ने, उनके हेडमास्टर ने बहुत डांट लगाई थी। ठीक है, आगे चलें। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? जैसे शरीर में जोंक चिपक जाती है, जैसे कुत्ते के कान में अठई या चिचड़ी चिपक जाती है, जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। पाठ के आधार पर बताना है कि जब मूसलाधार बरसात हो रही थी तो याद कीजिए, भोलानाथ और उसके साथी बिल्कुल पेड़ से चिपक जाते थे। तो क्या लिखा है वहां पर? पाठ के आधार पर बताइए कि क्या लिखा था बेटा। ये वाला है या ये है? ध्यान से देखिए। गुड़ से चिपक जाती हैं चींटियां? नो। बिच्छू? बताइए, चेक करें। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। ठीक है, क्या सोच रहे थे आप? लास्ट वन गलत था। चलिए आगे चलते हैं। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? बैल बन जाते थे क्योंकि खेती का कार्य भी किया करते थे ना वो। तो मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे, या आपस में लड़ते थे? क्या खींचते थे दो बच्चे जब बैल बन जाते थे? क्योंकि जब खेती का खेल खेलते थे तो कोई बच्चे बैल बन जाते थे, कोई कुछ बन जाता था। वो तो सब दूल्हा दुल्हन खेल सब कुछ बन जाते थे, वो उनके खेल बड़े अच्छे रहते थे। तो मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे, या फिर आपस में लड़ने लगते थे? हल, बैलगाड़ी? सही बताइए, बताइए क्या लग रहा है आपको? यदि खेती करते थे मोट, अब देखिए 9th में यदि आपने एक कविता पढ़ी थी, ऑफ कोर्स पढ़ी ही होगी, हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। याद है? कैदी और कोकिला कविता थी, उसमें ये दिया था। यस, मोट खींचते थे। अगला प्रश्न, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? बकरियों का, भैंसों का, चिड़ियों का, या भेड़ों का? किसका? मकई के खेत में किसका झुंड, झुंड का झुंड किसका चल रहा था? बकरियां थी, भैंसे थी, चिड़ियां थी, या भेड़ें थी? चिड़ियां, भैंसे? चिड़ियों का झुंड आता था और बिल्कुल बहुत अधिक जाकर जुट जाता था मक्का के खेत में। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। लड़के और डैश 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 पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर, पीर मीन्स दुख या दर्द।
लंगूर, गधे, बंदर या घोड़े। यहां पर लड़कों के साथ और क्या जोड़ा था लेखक ने, शिवपूजन साय जी ने? लड़के और बंदर या लंगूर, क्या? बंदर। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। आगे चलें। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया, उस समय उसकी मां क्या कर रही थी? दाल बना रही थी, या फिर चावल साफ कर रही थी, या फिर सो रही थी, या फिर कढ़ाई बुनाई का कार्य कर रही थी? खाना बना रही थी, दाल मतलब, या फिर चावल साफ कर रही थी। लिखा था ना, साफ करने का एक मीनिंग भी दिया था। आप पेज यदि आपने ध्यान से पढ़ते गए थे या ध्यान से सुना था तो आई थिंक यस, चावल साफ कर रही थी। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? जब सा रोए जा रहे थे और आए घर में, और किसके पास गए वो? पिताजी के पास, माताजी के आंचल में, या मित्र के घर, या फिर विद्यालय गए थे? विद्यालय नहीं गए थे? ओके भाई, इसको हम क्रॉस कर देते हैं आपके कहने पर। मित्र के घर, मित्र तो खुद सारे के सारे भागे जा रहे थे, मित्र के घर भी नहीं गए थे। अब माता के अंचल में गए थे या पिताजी के पास गए थे? पिताजी उनको बुला रहे थे, लेकिन भोलानाथ कहाँ गए थे बेटा? माता के अंचल में। आइए चेक कर लेते हैं। यस, बहुत सही, बहुत सही। यहां पर दो पंक्तियां याद आई मुझे, आपने सुना होगा ना, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। तो यहाँ पर जब वो सांप से डर कर आए थे तो माता के पास चले गए थे। यस, आगे चलते हैं। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला था? चूहे के छोटे छोटे बच्चे, या छुछुंदर, नेवला, नेवला या सांप? नेवला देखा है सबने? क्या नेवले और सांप की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? नेवला। देखा है ना आपने? प्रीवियस क्लासेस में एक कहानी भी सुनी होगी कि एक माँ थी, अपने बच्चे को झूले पर सुला रही थी, और क्या हुआ था फिर बताइए? उनके घर में एक नेवला भी था शायद। माँ कहीं गई थी, छोटा बच्चा सो रहा था, और जैसे ही माँ आई उसने नेवले का मुंह खून से लथपथ देखा, तो उसने सोचा कि शायद बच्चे को इसने कुछ किया है, तो उसने उसकी जो डलिया रखी थी सिर पर, उस पर नेवले पर पटक दी। और जब देखा कि वो बच्चे के पास सांप आने वाला था तो नेवले ने उसको बचाया था बच्चे को। तो वो माँ बहुत पछताई थी कि मैंने ये क्या किया। शायद कुछ इस तरह की एक कहानी थी, याद है ना? चलिए अब बताइए क्या निकला था? सांप। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो या कुश्ती? कबड्डी खेली आपने? कबड्डी 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 बिल्कुल एक मैं खेलती थी अपने विद्यार्थी जीवन काल में। कबड्डी की मैं कैप्टन भी रहा करती थी। ठीक है, तो क्या वो कबड्डी खेलते थे पिताजी के साथ, क्रिकेट खेलते थे, खो खो खेलते थे, या फिर कुश्ती लड़ते थे? कुश्ती कैसे पता? क्योंकि ये वाले गेम्स नहीं खेलते थे इसलिए कुश्ती खेलते थे। ये भी सही है, चेक कर लेते हैं। यू आर राइट। अपने आप के लिए क्लैप कीजिए। 1 2 1 2 3। वेरी गुड। चलिए आगे चलें। भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? चूहों के बिल में पानी डालना, गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना, या फिर बारातियों को चिढ़ाना? सबसे अधिक कौन सी शरारत उनको महंगी पड़ी थी? चूहे के बिल में पानी डालना। देख लेते हैं। यस, क्योंकि डाला तो चूहे के बिल में पानी था और निकल आए थे गणेश जी की। वहां लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, कि गणेश जी की सवारी को बुलाने के चक्कर में भोलानाथ जी के नाग आ गए थे वहां पर, है ना? तो शंकर जी के, तो वहां पर वो बड़े भागे थे सबके सब।
विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? माता सहनशील होती है, माता बच्चे की अधिक सहायता करती है, माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, माता बच्चे को गलती पर भी नहीं डांटती। तो अब बताइए कि जब भी कोई आफत, विपदा या मुश्किल आती है तो बच्चा मम्मी के पास ही क्यों जाता है? मम्मी मम्मी, कुछ भी होगा तब भी मम्मी प्लीज पापा से मत कहना। करते हो ना आप भी? बता दिया करो, मैं नहीं कहूंगी किसी से, है ना। तो क्यों जाते हैं आप मम्मी के पास? अपने आप को देखिए यहाँ पर, क्योंकि मम्मी बहुत सहनशील होती हैं, क्योंकि माता बच्चे की सहायता करती रहती है हमेशा, या फिर माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, या फिर माता बच्चे को गलती पर भी नहीं डांटती है मम्मा? डांटना भी चाहिए। ओके, देखते हैं गा। यस, बहुत सही। माता के अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? ठीक है, 1930 के दशक का, 1940 के दशक का, 1950 के दशक का, या 1920 के दशक का? हमने चर्चा की थी कि ये बात कब की है, सन 1929 पक्का, या बताइए 1930, 29, 30? यस, बहुत सही। अमोला किसे कहते हैं? मैंने बताया था, आम का उगता हुआ पौधा, आंवला, अनार का पेड़, एक प्रकार की सब्जी। क्या होता है अमोला? छोटा सा, जिसको घिसकर बच्चे उसकी बजाते थे। भोलानाथ जब ये लोग गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे तो अमोला जो रहता है ना, उसको घिसकर पत्थर पर और उसको फिर बजाते थे। बाराती बनते थे ना, तो बारात में तो बाजे बजते हैं, तो अमोला को घिस के बजाते थे। तो वो क्या रहता था? आम का उगता हुआ पौधा। सही है, यस सही है। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? चंदन का, भभूत का, हल्दी का, या सिंदूर का? पिताजी के साथ बैठते थे ना पूजा में, तो किस तरह का तिलक लगाते थे? चंदन का? नो। अच्छा, अरे वाह, आपको याद है कि चंदन का तिलक तो बाल गोविंद भगत लगाते थे। रामानंदी चंदन यहां से लेकर यहां तक, अच्छा लंबा सा। भोलानाथ क्या करते थे? हल्दी का, सिंदूर का? नो, भभूत का। देखते हैं। यस, वेरी गुड। लेखक या भोलानाथ के पिता रामनामी बही में कितनी बार राम राम लिखते थे? 1000, 1100, 108 बार, या 1008 बार? राम नाम बही थी ना उनकी, तो उसमें वो कितनी बार राम का नाम लिखते थे, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में राम लिखते थे, और फिर उनको आटे की गोलियां बनाते थे, फिर वो नदी में जाते थे और मछलियों को खिलाते थे। भोलानाथ को बहुत आनंद आता था, है ना। कंधे पर बैठकर जाते थे अपने पिताजी के साथ। तो अब उन्हीं का पूछा है। ये बहुत सोचने वाला है कि यदि आपने ध्यान से सुना था या फिर ध्यान से आपने पढ़ा था, आप बताइए वे कितनी बार लिखते थे? 1000 बार। ठीक है। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? गाय को, चिड़ियों को, बतख को, या मछलियों को? मछलियों को मैम, मछलियों को। यस, यू आर राइट, वेरी नाइस, बहुत सही। बेटा, आशा करती हूं आपको पाठ 1, जो कि हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, क्या नाम है उसका? कृतिका। कोर्स A की पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका, जिसका हमने पाठ पहला शुरू किया। शुरू में हमने सबसे पहले क्या देखा? पाठ की शुरुआत में कि माता का आंचल लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने, जिनके बचपन का या वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। उनके पिताजी उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। फिर उन्होंने साथ ही साथ अपने बचपन की बहुत सारी अटखेलियों या जो मित्रों के साथ जो खेला करते थे, साथ ही साथ हर एक अधिक से अधिक उनकी जो स्मरण था या उनकी जो घटनाएं थी, वो उन्होंने हम सबके साथ साझा की। फिर हमने इसी का दूसरा वीडियो देखा, उसमें आपने प्रश्न अभ्यास किया। प्रश्न अभ्यास करने के साथ ही साथ आपको प्रश्न और उत्तर निर्माण करने की विधि भी पता चली। आज आपने क्या देखा? पाठ 1 के ही बहुविकल्पीय प्रश्न। और सबसे अच्छी बात पता है मैं आज आपको क्या लगी आपकी? कि आपने अधिक से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए।
हाँ, क्योंकि ध्यान से सुना जो था, LSRW, भाषा के 4 उद्देश्य। श्रवण कौशल सबसे पहला है, और यदि हम श्रवण कौशल अर्थात लिसनिंग स्किल को डेवलप करते रहेंगे तो बाकी के जो 3 स्किल्स हैं वो अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाएंगी। तो सुनने की कुशलता में एकदम कुशल हो जाइए, सुनने के कौशल में, ठीक है। जब हम बहुत अच्छा सुनते हैं तो बहुत अच्छा बोल भी पाते हैं, और जब हम सुनेंगे ही नहीं तो बोलना कैसे आएगा। ओके, अब मैं फिर आपसे कहूंगी कि जो भी आप कार्य करें ध्यानपूर्वक किया कीजिए। खेलना हो तब भी ध्यान से खेलिए, पढ़ना हो तब भी ध्यान से खेलिए, जब भोजन कर रहे हो या खाना खा रहे हो तब भी ध्यान से कीजिए। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी वाला कथन याद कीजिए जो मैंने एक बार बताया था, याद है ना, कि उनसे जब पूछा गया था कि स्वामी जी आप इतनी सी उम्र में इतने महान कैसे बन गए, उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखता हूं कि जब खाता हूं तो खाता हूं और जब काम करता हूं तो काम करता हूं। अर्थात कि जो भी हम काम करते हैं बस उसमें समर्पित रहिए। ऐसा नहीं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, कुछ नहीं मिलता है हमें। तो जो हम कर रहे हैं बस उस पर हमें फोकस्ड रहना होता है। यदि उस कार्य को हम, और कभी कभी क्या होता है 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हमको एक साथ काम मिल जाते हैं। हाँ हाँ, आप ही की बात कर रही हूँ, मैं समझती हूँ बेटा, आपकी जीवन काल से मैं भी गुजर कर आई हूँ, इसका भी होमवर्क, उसका भी, हम तो हॉस्टल में रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करें, कुछ नहीं करते हम, अब हम क्या करें, पता चला क्लास में गए, टीचर की डांट खा ली। इट्स बेटर कि हम एक एक करके आराम से किसी एक विषय का कंप्लीट कर लें। यदि हो गया है तो दूसरे पर पहुँचें, तीसरे पर पहुँचें। इसी तरह से जीवन में भी जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएंगे, तब भी कोई एक काम नहीं है आपके सिर पर या जिम्मेदारी पर, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तब जाकर हम अपने आप को एक अच्छा, सशक्त, सम्मानीय और सुयोग्य नागरिक बना पाते हैं। आशा करती हूँ आप हर एक पाठ को ध्यान से सुनते हैं, साथ ही साथ जो मैं आपसे चर्चाएं करती हूँ, बातें करती हूँ, नैतिक मूल्यों के बारे में बातें करती हूँ, तो आप आत्मसात भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों पर कि इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा बने रहेंगे। ओके, मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आप हिंदी के यदि वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी भी विषय के आपको बिल्कुल तुरंत वीडियो देखना है तो कैसे जाएं। ओके, समझ गई मैं आपकी बात कि आपको सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप टाइम लग रहा है कि टाइम लग रहा है, नहीं करना, आप क्या करें, इससे अच्छा बुक से ही पढ़ लो। वेट, प्रतीक्षा कीजिए, बताती हूँ आपको। आपके पास डिवाइस है, ऑफ कोर्स है, मोबाइल होगा, जो भी होगा, लैपटॉप, कुछ भी, तो उस पर आप गूगल या क्रोम पर जाइए। गूगल या क्रोम पर जाते ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कीजिए, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपको मैग्नेट ब्रेन से संबंधित बहुत सारी बातें या बहुत सारी इंफॉर्मेशन नजर आएगी। क्या क्या? क्या आप 10th CBSE या NCERT इंग्लिश मीडियम के कोर्स जानना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप CBSE NCERT हिंदी मीडियम के कोर्स या सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश संबंधी अपने जो बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हैं फ्री में, हाँ, वो देखना चाहते हैं, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे NTSC हुई, ओलंपियाड हुए, उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको लगता है कि मैग्नेट ब्रेन्स बहुत अच्छे से करता है। बहुत सही सोच रहे हैं आप। या फिर आप यूपी बोर्ड से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ, ऑल इन वन, ठीक है। तो बेटा टाइप कीजिए, और मान लीजिए आप हिंदी मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम संबंधी कोई भी विषय जानना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे ये, ठीक है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, गणित भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, सोशल साइंस भी है, सारे सब्जेक्ट, हाँ बेटा सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर, और वो भी निशुल्क, फ्री, यस एकदम। तो अब आपको जाना है हिंदी के चैनल पर, मींस आपको हिंदी के वीडियो पर जाना है और हिंदी वीडियो आप देखना चाहते हैं। ओके, आइए क्लिक कीजिए इस पर, और क्लिक करते ही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ये विद इन सेकंड्स होगा, आपको अधिक टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया फुल कोर्स, NCERT से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी हिंदी विषय की मिल जाएगी। यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं आप? कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं, कोई कविता पढ़ना चाहते हैं, कवि संबंधी जानकारी चाहते हैं, लेखक के जीवन परिचय को जानना चाहते हैं, या फिर कविता की व्याख्या, भावार्थ,
हाँ, विषय वस्तु क्या जानना चाहते हैं, एवरीथिंग इज हियर। यस बेटा, यही है सब कुछ। तो मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम जानना है कि सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी किताबें रहेंगी, कितने सारे चैप्टर्स होंगे, क्या हम एक साल में इतना सारा चैप्टर्स कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में अक्सर कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। ओ माय गॉड, ऐसी ऐसी कविताएं होती हैं कि समझ में ही नहीं आता। आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आइए तो चैनल पर, आपको यूं चुटकियों में सब कुछ समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी कविता हो, चाहे कोई भी पद हो, किसी भी भाषा में, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, क्या हर एक भाषा के वीडियो को यहाँ पर आपके आधार, आपके अनुसार सरल भाषा में व्याख्या की गई है। ठीक है, ओके। पाठ्यक्रम परिचय, सिलेबस जानना चाहते हैं? सिलेबस जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने आपकी टीचर और साथ ही साथ आपकी बुक्स। घबराइए मत, हर एक के लिए 4 बुक्स नहीं है। आपके स्कूल में यदि कोर्स ए सीबीएसई एनसीईआरटी बुक, यदि कोर्स ए चलती है तब आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है क्षितिज, दूसरी है कृतिका। यदि आपके स्कूल में कोर्स बी चलता है तो आपके पास फिर 2 बुक्स हैं, कौन कौन सी? स्पर्श और संचयन। अब इनमें कितने चैप्टर हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, अब इसमें क्या है? तो ये जो है क्षितिज हमारी मेन पाठ्य पुस्तक है, ठीक। कोर्स बी में हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक मेन है, उसी के साथ पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका है, और कोर्स बी में पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन है। इसमें जितने भी पाठ, जितने भी कविताएं, जितने भी पद, जो भी दिया गया है, सब कुछ की विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। यस, कवि के नाम के साथ पाठ का डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ जो टाइटल है या जो शीर्षक दिया है पाठ का या कहानी का या कविता का, उसका आपको इंट्रोडक्शन भी दिया गया है। यदि आप ये वीडियो देखेंगे, यदि क्या, यस बेटा देखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन मतलब आपको तो देखना ही है। जी मैडम देखेंगे, यस आई नो कि आप देखेंगे। अब आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, सब कुछ आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक बस देखना है, सुनना है, समझना है। ओके, ठीक है। और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि 6वीं से 12वीं तक की स्कूल की शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है एकदम फ्री। यस, 100% मुफ्त, 100% फ्री बेटा, कहीं नहीं है, शायद कभी नहीं हो। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, कि आज भी फ्री है, कल भी फ्री होगा। आप ये ना सोचें कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद, महीनों बाद हम कहेंगे कि कुछ तो आपको राशि, धनराशि देनी होगी, तब जाकर आप हमारे वीडियोस देख पाएंगे। नो, हमेशा आपको फ्री में हर एक विषय के, जो भी मैंने अभी बताया ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, हिंदी, हर एक विषय के वीडियोस फ्री में आपके लिए हैं। आपके लिए ये सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हाँ, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।